आज की खबर में बात हो रही है 20 के दम की प्रत्याशियों का क्या भविष्य हो सकता है। 20 सीटों पर नामांकन भरे जा चुके हैं। तस्वीर कैसी क्या कहती है। अजमेर की बात करेंगे, सहयोगी गोवर्धन का फिर रुख करेंगे। गोवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे सचिन पायलट हाई प्रोफाइल सीट क्या कहता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अजमेर का जो गणित है वो प्योरली जातिगत समीकरणों पर टिका हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि अजमेर में सचिन पायलट रावत वोटों को कितना अपने पक्ष में कर पाते हैं। अगर सचिन पायलट ने रावत वोटों को अपने पक्ष में कर लिया गया, जो कि फिलहाल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि रावत जो वोट बैंक है वो परंपरागत रूप से बीजेपी का माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों 5-4 दिनों में ऐसा घटनाक्रम घूमा है कि कुछ रावत नेताओं को सचिन पायलट ने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर रावत वोटों में कुछ सचिन पायलट अगर सेंध लगा पाते हैं तो उनकी राह आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल। पीयूष, जैसा कि गोवर्धन बता पा रहे, क्या लगता है कि क्या सांवरलाल जाट सिर्फ जाट वोट बैंक के दम पर जीत पाएंगे या फिर जरूरत है उनको रावत वोटों की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जाट नेता को, एक दिग्गज जाट नेता को उतारने के पीछे भाजपा का सीधे तौर पे मकसद यही था कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट है, पीसीसी चीफ भी है, उनको कड़ी टक्कर दी जा सके। केवल जाट वोट बैंक ही नहीं, रावत वोट बैंक का भी सहारा बीजेपी को वहाँ पर मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो वहाँ की कभी आप सिनेरियो की बात कीजिए, इस लोकसभा में जो विधानसभा सीटें पड़ती हो, जो मौजूदा विधायक है उन्होंने भी पूरा जोर लगा रहा। तो कहीं कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण के साथ साथ जो मोदी की लहर है उसका भी खासा असर अजमेर सीट पर देखने को मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार यहां से किरण माहेश्वरी थी, ऐसे में सांवरलाल जाट इस बार सचिन पायलट को कितनी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सांवरलाल जाट को उतारने के दो मकसद सीधे तौर पर सामने आते हैं। पहला मकसद तो ये था कि सचिन पायलट को घेरने की तैयारी, कि वो अपने ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर डटे रहें, दूसरी जगह वो किसी तरह से प्रचार प्रसार में भाग ना लग सकें। दूसरी बात जो है, एक सांवरलाल जाट को उतार करके जाट वोट बैंक जो है उसको एकजुट करके और मतदान करवाने की बात थी कि वो सीधा असर डाल सकते हैं। किरण माहेश्वरी की बात ये थी, किरण माहेश्वरी को बाहरी प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पिछली बार काफ़ी विरोध हुआ था, जिसके चलते नुकसान भी उठाना पड़ा था उनको। जी जी बिल्कुल। और अब रुख करेंगे जालोर सिरोही की बात की जाएगी। गोवर्धन, फिर आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा उदयलाल आंजना क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? आप बाहर से भेजा गया है। उदयलाल आंजना के साथ में पहला जो माइनस पॉइंट हो गया है वो बाहरी प्रत्याशी का ठप्पा उन पर लग चुका है। इसके अलावा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बूटा सिंह, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है। तो जो कांग्रेस के समीकरण है वो जालोर में बुरी तरह गड़बड़ा गए हैं और बूटा सिंह के मैदान में आने के बाद में वहां से आज के दिन तक स्थिति ये है कि वहां कांग्रेस की राह आसान नजर नहीं आ रही। जी पीयूष, आप क्या कहना चाहेंगे? देवजी पटेल की राह आसान है बूटा सिंह के आ जाने के बाद? ये देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है। जहाँ तक बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कैंडिडेट मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बूटा सिंह के आने से कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा कांग्रेस के वोट बैंक को होगा। इसके अलावा उदयलाल अंजना को जो वहाँ पर टिकट दिया गया है, उनकी छवि बेदाग नहीं है, दागी नेताओं की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बाहरी उम्मीदवार भी है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी के प्रत्याशी को मिलना है। मनु, आप क्या कहेंगे? बूटा सिंह का जो पिछला चुनाव था कांग्रेस के लिए करारा सबक था, उसके बाद क्या लगता है इस बार बूटा सिंह के लिए कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, बूटा सिंह के लिए उम्मीदें सीधे तौर पर, वो पिछले वहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, इसी के चलते बार बार वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो एक बार बंगारू लक्ष्मण को भी हरा करके वहाँ से सांसद बन चुके हैं, लेकिन उनकी पकड़ है उस क्षेत्र के अंदर। लेकिन बाहरी प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि तीनों प्रत्याशी बाहर से हैं, वहाँ से उदयलाल आंजना भी बाहर से हैं, देवजी पटेल भी और वो भी, तो कहीं बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उनके ऊपर हावी नहीं है। लेकिन उनकी जो पकड़ है पुराने कार्यकर्ताओं में, वो एक उसके मकसद पे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनकी राह आसान होगी ऐसा नजर नहीं आता है कि बूटा सिंह वहां से भी वहां पर नजर आता है। क्या अब तक जिनकी बात की वहां आपको लेकर कोई उम्मीद है? देखिए, आपका अभी राजस्थान के अंदर जो अगर कैडर की बात की जाए, तो मैंने पहले भी कहा कि कैडर यहाँ पर तैयार नहीं है, कि जिसके आधार पर आज भी उनके जिला स्तर पर कौन लोग काम देख रहे हैं, राज्य स्तर पर कौन लोग काम देख रहे हैं, किस तरीके से आगे पार्टी बढ़ रही है, वो ऐसा कैडर जो एक बेस पार्टी जो होती है वो तैयार होती है, वो ऐसा नहीं है। केवल एक पार्टी के नाम पर लोग जो हैं उनकी पहचान बन चुकी है राजस्थान के अंदर। जी बिल्कुल। अब मैं चूरू पर आ रहा हूँ और आपके पास ही आ रहा हूँ। चूरू क्योंकि एक विवादित सीट हो गई, खास तौर पर कांग्रेस के लिए। बीजेपी में हालांकि अंतर विरोध थे, लेकिन कहीं बाहर नहीं आ सके। तो चूरू को लेकर आप क्या कहेंगे बाहर से, क्योंकि कांग्रेस का एक चेहरा टूट के बसपा में शामिल हुआ है? देखिए, महर्षि पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, रतनगढ़ के और आसपास के क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। प्रताप पूनिया जो हैं, उनका पार्टी के अंदर इतना वजूद और इतना कद्दावर नेताओं के रूप में नहीं है कि सीधे तौर पर उनको प्रत्याशी बना। उसका जैसे ही प्रत्याशी का नाम सुना तो लोग भी अचंभित थे कि प्रताप पूनिया को भी टिकट मिल सकती है कांग्रेस से। गोवर्धन, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रताप पूनिया की ऐसी क्या खासियत रही कि उनको टिकट मिला और अब उनको लेकर क्या उम्मीद है?
देखिए, जहाँ तक प्रताप पूनिया का सवाल है तो हैवीवेट कैंडिडेट तो उनको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, और कांग्रेस में उनकी कैंडिडेचर को लेकर जिस तरह का विरोध सामने आया है, तो कांग्रेस का बहुत सारा एक बड़े धड़े हैं वो प्रताप पूनिया का लगातार विरोध कर रहे हैं, और वो अभिनेश महर्षि जो बसपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे उनको शायद सपोर्ट कर सकते हैं। तो कांग्रेस को इस सीट पे भारी भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, और इस सीट पे भी अब कांग्रेस की राह बिल्कुल आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है वो भी गोवर्धन, किसी न राहुल किसी कसवा युवा है, जाट है, प्रताप पूनिया युवा है, जाट है, क्या इस बीच जो समीकरण है कहीं बैठेंगे कि कसवा से किसी गुट विशेष की नाराजगी है उसका फायदा मिले? देखिए, कांग्रेस को यहाँ तभी फायदा हो सकता है जब बीजेपी में जो भीतरघात की जो बात कही जा रही है वो प्रबल रूप से सामने आए, और जो वहाँ के बीजेपी के धड़े हैं और एक बड़े नेता का जो धड़ा है वो अगर उसके खिलाफ जो गोवर्धन कह रहे हैं उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल कसवा चूंकि राम सिंह कसवा के ही पुत्र है, राजन राठौड़ से विवाद के चल के राम सिंह कसवा को भले टिकट ना दिया गया, लेकिन उनके परिवार से उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। कहीं ना कहीं स्थिति उनकी मजबूत की जाती है। जहाँ तक अंतरकलह की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों मीटिंग ली थी और साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए थे कि सब अंतरकलह हटाकर एक मुखी होकर चुनाव लड़ना है। इसके तहत ही खुद राजन राठौड़ उनके घर पे गए और नामांकन के वक्त भी वो साथ में मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो अंतरकलह की बात है उसको सिरे से खारिज कर दी गई है। सीकर और झुंझुनू को लेकर क्या कहेंगे? खासतौर पर सीकर में सुभाष महरिया मैदान में है और ये भी दोनों खाली जाट बाहुल्य सीटें हैं। देखिए, सीकर में जहाँ तक भाजपा की राह की बात की जाए तो वो आसान नहीं लगती, क्योंकि सुभाष महरिया कद्दावर जाट नेता भी है और काफ़ी संख्या में उनके वहाँ पर समर्थक भी है। जहाँ तक सुमेना दन की बात की जाए तो वो नया चेहरा भी है, और बीजेपी के जो स्थानीय नेताओं की कभी बात की जाए तो उनको उसका पूरा समर्थन भी नहीं है। हालांकि पार्टी लाइन से अलग हट के कोई बात कहने को राजी नहीं, लेकिन अंदर खाते की जाए कभी बात की जाए तो सुभाष महरिया के साथ काफ़ी लोग जुटे हैं। जहाँ तक हरिराम लिंडवा की बात की जाए वो भी एक पक्के दावेदार थे, लेकिन उनका भी टिकट काट के सुमेना दन को दे दिया गया। झुंझुनू को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, झुंझुनू की जहाँ तक बात की जाए तो संतोष अहलावत जो एक नया चेहरा है, विधायक थी, विधायक के बाद उनको एमपी का टिकट दे दिया गया, तो एक बड़ी जीत की आसार उम्मीद करना बेमानी होगी, क्योंकि लेकिन यहाँ टक्कर का मुकाबला रहने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी की लहर चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा संतोष अहलावत को मिल सकता है। गोवर्धन, क्या लगता है टक्कर रहेगी दोनों सीटों पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे झुंझुनू की जहाँ तक बात है तो वहाँ चतुष्कोणीय मुकाबले के हालात बन गए हैं, और ऐसे में वहाँ सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस को होने जा रहा है। यही बात सीकर में लागू होती है, लेकिन सीकर में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो नया है, तो पार्टी उसके पक्ष में एकजुट है, तो यहाँ थोड़ी उम्मीद की किरण कांग्रेस को जरूर नजर आ सकती है, लेकिन झुंझुनू का चुनाव बहुत टफ माना जाएगा कांग्रेस के हिसाब से। जी मनु, झुंझुनू का जिक्र किया अभी गोवर्धन ने, और खासतौर पर अगर झुंझुनू की बात की जाए, राजबाला ओला परंपरागत सीट है ओला परिवार की, उसके साथ दूसरी बात संतोष अहलावत, तीसरा एक और आप प्रत्याशी हैं जनरल राज काद्यान, तीनों जाट प्रत्याशी हैं। ऐसे में क्या लगता है, उम्मीद है राजकुमार शर्मा बसपा से उतरेंगे? जी, राजकुमार शर्मा बसपा से नहीं उतर सकते हैं। राजकुमार शर्मा का जो चल रहा था वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप के अंदर वो उतर सकते हैं, क्योंकि राजकुमार शर्मा ने पहले भी यहाँ से जीत हासिल की हुई है, विधायक है अभी वहाँ से, तो सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हैं अपना। और राज कादियान है वो पहले भी अपना दम दिखा चुके हैं इसके ऊपर, तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये दो कद्दावर नेता हैं, ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। के बीच में राजकुमार शर्मा के लिए कुछ उम्मीदें हैं? वो यही देख करके उन्होंने मैदान में उतरा है, जो राजकुमार शर्मा उतरे हैं वो ये देख करके कि अगर जाट जो प्रत्याशी हैं उनके वोट कहीं आपस के अंदर कटते हैं, तो जो दूसरे जो समुदाय हैं उनके जो वोट अगर उनको हासिल होते हैं तो उनकी राह आसान हो सकती है। यही देख करके वो मैदान में उतरे हैं। अगली तस्वीर हमारे पास नागौर को लेकर है। नागौर में हनुमान बेनीवाल है, उनको समर्थन मिला कांग्रेस के विधायकों का, खासतौर पर रूपाराम डूडी की बात की जाए, जाकिर हुसैन की बात की जाए, दोनों जो पूर्व विधायक हैं उनका समर्थन उनको मिला। तो ऐसे में क्या लगता है नागौर का मुकाबला ज्योति मिर्धा और बाकी अगर बात की जाए सीआर चौधरी के लिए, उनके लिए क्या तस्वीर हो सकती है नागौर से? ज्योति मिर्धा को लेकर के पहले से ही वहां पर नाराजगी थी। पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह के हालात रहे हैं सांसद को लेकर के, चाहे विधायक हो चाहे वहां की जनता, उनकी नाराजगी हमेशा से सामने आती रही है। वो जो सीआर चौधरी को मैदान में उतारा, एक नया चेहरा लेकर के उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, की बार उसके आधार पर ही वो अपनी जीत को सुनिश्चित मान करके चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ज्योति मिर्धा मजबूत है? देखिए, ज्योति मिर्धा को नागौर से आज के हालात में बिल्कुल मजबूत नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनकी पार्टी में ही जब उनका विरोध है तो ऐसी स्थिति में मजबूती का कोई सवाल नहीं उठता। अब जो आम मतदाता वहां का है वो भी उसके पास भी विकल्प मौजूद है, और हनुमान बेनीवाल जो
जिस तरह वोटों में डेंट करेंगे वो वोट बैंक भी कांग्रेस का है। तो ऐसे में यहाँ भी कांग्रेस की राह कोई आसान नजर नहीं आती, और जिस तरह पार्टी वहाँ बिखरी हुई नजर आ रही है, सांसद के विरोध में नजर आ रही है, तो वहाँ कांग्रेस के लिए फिलहाल पीयूष, मैं आपका रुख करने जा रहा हूँ, भीलवाड़ा की बात करूंगा। सुभाष बेहड़िया को इस बार टिकट दी गई है। सीपी जोशी पिछली बार यहाँ से सांसद थे, क्या लगता है इस बार प्रत्याशी बदल गया? अशोक चांदना के मुकाबले सुभाष बेहड़िया। देखिए, सुभाष बेहड़िया की जहाँ तक बात की जाए, नया चेहरा जरूर है, लेकिन संगठन में काफ़ी मजबूत स्थिति पे रहे हैं और काफ़ी समय से पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। स्थानीय भाजपा की कभी बात की जाए तो उनकी अच्छी पकड़ भी है, अच्छी कार्यकर्ताओं की टीम उनके साथ है। हालांकि वहाँ मुकाबला टक्कर के रहने के आसार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट रहे थे वही हवा कभी चली तो निश्चित तौर पर जीत भाजपा के खाते में जाएगी। मनु, मैं आपका रुख करूंगा, हाड़ौती की बात कर लेते हैं। चाहे कोटा बूंदी की बात हो या फिर झालावाड़ बारा की बात हो, क्या लगता है मुकाबला कैसा रहने का? प्रमोद जैन भाया के मुकाबले में दुष्यंत सिंह हो या फिर इजयराज सिंह के मुकाबले में ओम बिरला? देखिए, कोटा की अगर बात करें तो ओम बिरला जो हैं वो सीधे जनसंपर्क के तौर पर जीतते आए हैं। उनकी जो पकड़ है आम कार्यकर्ताओं पर भी है और पार्टी के अंदर तो उनका वजूद है ही। इसी के चलते उनको पार्टी ने विधायक होते हुए भी उनको टिकट दिया है। 2 बार लगातार जीतते रहे हैं कोटा से, तो इस बार उनको मजबूत प्रत्याशी के रूप के अंदर उतारा है, क्योंकि इजयराज सिंह उनकी अलग पहचान है वहाँ पर। इसी के चलते ओम बिरला को टिकट देने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आम कार्यकर्ताओं में उनका वजूद है और पार्टी के अंदर है। बात करें झालावाड़ और बारा सीट की जो है, वहाँ पर वसुंधरा राजे के प्रभाव के आधार पर दुष्यंत सिंह की जीत होती आई है, लेकिन प्रमोद जैन जो भाया वहाँ पर जो पहले पिछला चुनाव जो हार गए हैं, अभी विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने हारा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है उसके आधार पर उनको टिकट दिया गया है। लेकिन जो वहाँ जो दो क्षेत्र छूट रहे हैं, मारवाड़ और मेवाड़ की बात है। गोवर्धन, मैं आपसे छोटे में जानना चाहूंगा, मारवाड़ की स्थिति की बात कर लेते हैं। जोधपुर और पाली को लेकर छोटे में आपसे 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मारवाड़ में कांग्रेस की स्थिति आज के दिन ठीक नहीं मानी जा रही है, और जिस तरह का वहाँ पार्टी में अंतर्विरोध हो, चाहे कार्यकर्ताओं पे ढीली होती पकड़ हो, उसमें कांग्रेस के लिए यहाँ भी बहुत कम गुंजाइश मिलती है। हालांकि टक्कर जरूर देने की स्थिति में है वहाँ के प्रत्याशी, लेकिन आज के दिन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस सीट निकाल पाने की स्थिति में। उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत कांग्रेस को यहाँ पे पड़ने वाली है। और बीकानेर गंगानगर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बीकानेर में जरूर कांग्रेस के लिए कंटेस्ट की उम्मीदें बंधी हुई है, लेकिन गंगानगर का जो है वहां भी कड़ा मुकाबला है, और बाहरी प्रत्याशी होने से उनकी भी राह बिल्कुल आसान नजर नहीं आ रही। जी, दर्शकों को कहूंगा कि वक्त की बेहद कमी है, इस कारण तफसील से इन सीटों पर चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन मेवाड़ की सीटों की बात है। पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, राजसमंद है, उदयपुर है, इनको बांसवाड़ा है, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चित्तौड़ है। देखिए, जहाँ तक मेवाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर गुलाबचंद कटारिया का काफ़ी अच्छा प्रभाव है, और पिछली बार विधानसभा चुनाव की कभी बात करें अश्विनी, तो यहाँ पर जिस हिसाब से अर्जुन मीणा रघुवीर मीणा के मुकाबले में कितने मजबूत है? देखिए, अर्जुन मीणा शुरू एसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है, मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, तो ऐसी स्थिति में उनका जनाधार वाले नेता कहे जाएंगे, और कहीं ना कहीं गुलाबचंद कटारिया बिल्कुल। और वागड़ की बात करूं, रेशम मालविया और उसकी कोई बात की जाए, मानाशंकर नीनामा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मानाशंकर नीनामा की जहाँ तक बात है, गुलाबचंद कटारिया के कहने पर उनको टिकट दिया गया है, गुलाबचंद कटारिया की सिफारिश पर उनको टिकट मिला है, तो ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा क्षेत्र में उनका प्रभाव भी है। जहाँ तक गुलाबचंद कटारिया की बात है, गुलाबचंद कटारिया खुद उनके साथ लगे हैं, खुद उन्होंने टिकट दिलवाया, तो उनकी जीत का आधार रखने का पूरा दायित्व भी उनके ऊपर ही सौंपा गया है। तो निश्चित तौर पर मान के लिए मुकाबला भले ही कड़ा हो, लेकिन वहाँ पर जीत की संभावना। जी पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। मनु, आपका शुक्रिया। गोवर्धन, आपका शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।